हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रिंस एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। तो हम बेसिकली क्लास 10th में मैथ्स का अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे सर। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जहां पे हमारा लास्ट लेक्चर एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था, जहां पे मैंने आपको इस चैप्टर के रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन सिखाए। अब यहां पे मेरी बात ध्यान से सुनना, इस लेक्चर से हम अपने चैप्टर के कंसेप्ट्स पे आ जाएंगे सर। अपने चैप्टर के कंसेप्ट्स को एक एक करके डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। अब यहां पे एक बात पहले ही जान लो सर, चैप्टर बहुत ही ज्यादा सिंपल है लेकिन साथ साथ बहुत ही ज्यादा मजेदार है। यानी चैप्टर आसान भी है और सर चैप्टर को सॉल्व करने में मजा भी बहुत आता है। अब यहां पे सर अगर हम पहली बार चैप्टर का नाम पढ़ते हैं ना, तो नाम बहुत बड़ा सा है, तो थोड़ा सा चैप्टर का नाम सुन के डर लगने लगता है। सर बहुत बड़ा सा नाम है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहां पहले इस चैप्टर के नाम के बारे में कुछ जान लो। क्या सर? अगर आपने चैप्टर के नाम का मतलब अच्छे से समझ लिया ना, तो आपके लिए ये पूरा चैप्टर और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं सर? अगर आपने इस चैप्टर के नाम का मतलब अच्छे से समझ लिया सर, तो आपके लिए ये पूरा चैप्टर आसान हो जाएगा। यानी कि सर चैप्टर के नाम के अंदर मुझे बहुत सारे वर्ड्स दिख रहे हैं, कुछ वर्ड्स का मतलब मुझे पता है, कुछ वर्ड्स मेरे लिए नए हैं। तो एक बार हमने अपने चैप्टर के नाम के अंदर यूज होने वाले सारे वर्ड्स का अगर मतलब क्लियर कर लिया, तो मुझे अपना चैप्टर का नाम क्लियर हो जाएगा। एक बार चैप्टर का नाम का मतलब क्लियर हो गया सर, तो पूरा चैप्टर हमारे लिए आसान हो जाने वाला है। तो सबसे पहले हमारा पूरा फोकस कहां रहेगा सर? अपने चैप्टर के नाम का मतलब समझने में रहेगा। तो पहले चैप्टर के नाम को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे अब फिर से पूरा फोकस आपका बोर्ड पे होना चाहिए सर। कुल मिला के चैप्टर के नाम में जो एक नया वर्ड मुझे दिख रहा है वो है इक्वेशंस। तो अभी तक सर हम इक्वेशन बोलते तो थे, लेकिन आखिर इक्वेशन होता क्या है, कब कहते हैं इक्वेशन है, इसका मतलब अभी तक नहीं पता था। तो पहले इक्वेशन क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब इक्वेशन को समझने के लिए आपको पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल को समझना पड़ेगा, और ये दो टॉपिक आपके लिए नए नहीं है, आप ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हो। तो यहां पे थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। क्या रिवाइज करवा देता हूं सर? कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम कब कहते हैं? तो हमने बहुत अच्छे से सीखा था सर कि कभी भी अगर हमारे पास कोई ऐसी मैथमेटिकल फॉर्म की सिचुएशन क्रिएट हो जहां पे मुझे दिखे, क्या दिखे सर? कि कोई कांस्टेंट का पार्ट और कोई वेरिएबल का पार्ट आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाइड हो, कोई कांस्टेंट का पार्ट कोई वेरिएबल का पार्ट आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाइड हो, कोई कांस्टेंट का पार्ट कोई वेरिएबल का पार्ट आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाइड हो, और ये पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन सर आपस में प्लस या माइनस साइन के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो उनको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह देते हैं। ये ऑलरेडी हम पढ़ के आ रहे हैं सर। यहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं पॉलिनोमियल क्या होता है सर, तो पॉलिनोमियल एक स्पेशल कंडीशन हो जाती है सर, जहां पे हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पास जो कांस्टेंट का पार्ट है सर, वो कांस्टेंट का पार्ट हमेशा और हमेशा एक रियल नंबर होना चाहिए सर, और हमारे पास जो वेरिएबल का पार्ट है सर, वो वेरिएबल का पार्ट इस तरीके से होना चाहिए सर कि उसकी जो पावर हो सर, वो हमेशा और हमेशा एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए सर। तो अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो जाती है सर, तब हम उस चीज को पॉलिनोमियल कहने लगते हैं सर। तो ये तो हम ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं सर। अब इसका हम कैसे यूज करेंगे इक्वेशन का मतलब समझने में, उसको यहां पे देखते हैं। तो अब हर बात यहां पे ध्यान से सुनना। तो यहां पे मैं आपको कहना चाह रहा हूं सर, क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कितने हैं सर? दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अगर आपके पास जो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है सर, उसको मैं कंपेयर कर दूं। क्या कर दूं सर? कंपैरिजन कर दूं। कैसा कंपैरिजन करूं सर? बराबरी का कंपैरिजन कर दूं। कैसा कंपैरिजन करूं सर? बराबरी का कंपैरिजन कर दूं। तो अगर आपके पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है सर, जिसमें आप बराबरी का कंपैरिजन कर दे रहे हो, तो आपके पास ओवरऑल जो मैथमेटिकल फॉर्म मिलता है वही फॉर्मेट इक्वेशन कहलाने लगता है। इस बात को और सिंपल वे में समझते हैं सर। यानी कि अगर आपके पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं और वो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपस में इज इक्वल टू साइन से कनेक्टेड है, अगर वो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपस में बराबर के साइन से कनेक्टेड है सर, तो ये जो पूरा का पूरा मैथमेटिकल फॉर्मेट मेरे सामने निकल कर आता है, उसी को हम इक्वेशन कह देते हैं सर। तो यहां से हम एक और बात कह सकते हैं सर, एक और तरीके से इक्वेशन की बात कर सकते हैं। कैसे सर? तो क्या सर पॉलिनोमियल बराबर पॉलिनोमियल का अगर फॉर्मेट होगा तो वो इक्वेशन बनाएगा क्या? बिल्कुल सर, वो भी इक्वेशन बनाएगा। तो ये फॉर्मेट भी सर इक्वेशन बनाएगा, ये फॉर्मेट भी इक्वेशन बनाएगा। यानी अगर आपके पास सर
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बराबर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का कोई फॉर्मेट हो, यानी कि अगर आप ये देखो कि आपके पास दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और वो आपस में इज इक्वल टू साइन से कनेक्टेड है, तो पूरा का पूरा मैथमेटिकल फॉर्म एक इक्वेशन कहला सकता है सर, बिल्कुल कहला सकता है। इसी तरीके से सर अगर हम ये देखें कि मेरे पास दो पॉलिनोमियल्स हैं और वो दोनों पॉलिनोमियल्स आपस में बराबर के साइन से कनेक्टेड हो, इज इक्वल टू के साइन से कनेक्टेड हो, तो उसको भी सर हम इक्वेशन कह सकते हैं। ये फंडा क्लियर हुआ? यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब कुछ एग्जांपल्स की मदद से हमने ये जो बात अभी जस्ट सीखी है सर, उसको देखते हैं। यानी कुछ एग्जांपल की मदद से सर इस बात को स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो आपके सामने मैंने कुछ यू लिखा सर, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 और यहां लिखा 5, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कह रहा हूं सर क्या ये वाली चीज एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, आप कहोगे सर बिल्कुल ये वाली चीज एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या 5 एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है सर। मेरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक टर्म बिल्कुल हो सकता है सर। तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सर, दूसरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपस में इज इक्वल टू साइन से जैसे ही कनेक्ट हुए सर, ये पूरी की पूरी चीज क्या कहलाने लगी? ये पूरी की पूरी चीज एक इक्वेशन कहलाने लगी सर। क्लियर है? ये फंडा समझ में आया? एक और एग्जांपल लेते हैं सर। मान लो आपके सामने मैं लिख रहा हूं 2x प्लस 5y, क्या है सर? दिख रहा है एक पॉलिनोमियल है। क्या है सर? दिख रहा है ये एक पॉलिनोमियल है। उस तरफ मान लो मैं लिख देता हूं सर 8, क्या दिख रहा है सर? अगेन एक पॉलिनोमियल है। तो क्या दिख रहा है सर? एक पॉलिनोमियल दूसरा पॉलिनोमियल। मान लो मैं इसको इज इक्वल टू साइन से कनेक्ट कर देता हूं, तो सर कनेक्ट होने के बाद ये जो पूरा का पूरा मेरे सामने मैथमेटिकल फॉर्म आया है, ये क्या कहला जाएगा सर? एक इक्वेशन कहला जाएगा। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बीच में प्लस इज इक्वल टू का कनेक्शन, तो भी सर इक्वेशन कहलाएगा। पॉलिनोमियल बीच में इज इक्वल टू का कनेक्शन, तो भी क्या कहलाएगा सर? आपका इक्वेशन कहला जाएगा। तो दोनों ही केस में सर इक्वेशन कह सकते हैं। पहले तो ये क्लियर हो जाना, इतना फंडा समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो आगे। तो यहां पे मेरे दिमाग में एक डाउट आता है सर, कोई ऐसी भी चीज होगी जो इक्वेशन जैसी लगे लेकिन हम उसको इक्वेशन नहीं कह सकते? मेरी बात से समझने की कोशिश करना। क्या सर कोई ऐसी भी चीज होगी जो इक्वेशन जैसी लगे लेकिन हम उसको इक्वेशन नहीं कह सकते? तो बिल्कुल ऐसी चीज है। कैसे? अब उसको यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। मान लो मैंने आपके सामने लिखा कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सर, दूसरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब मैंने क्या कहा था? अगर दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपस में आप बराबर का कंपैरिजन करते हो तो सर वो पूरा का पूरा मैथमेटिकल फॉर्म इक्वेशन कहला जाता है। लेकिन मान लो मैं अपना कंपैरिजन बराबर का नहीं करता हूं। अब कोई जरूरी तो नहीं है सर कि दुनिया में दो कोई बीच में जो कंपैरिजन हो वो हमेशा बराबरी का ही कंपैरिजन हो सकता है सर अगर बराबरी का कंपैरिजन नहीं है, तो अगर बराबरी का कहीं कंपैरिजन मुझे नहीं दिखता है सर, तो कोई चीज या तो बड़ी होगी, कोई चीज या तो छोटी होगी सर। तो दुनिया में कंपैरिजन सर 3 टाइप के ही होते हैं, या तो दो चीजें बराबर हो सकती है, या दोनों में से कोई एक बड़ा हो सकता है, या दोनों में कोई एक छोटा हो सकता है। तो बराबरी की तो हमने बात सीख ली, लेकिन क्या दुनिया के हर कंपैरिजन बराबरी के ही हो सकते हैं सर? कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कंपैरिजन कुछ ऐसा भी हो कि कोई चीज या तो किसी से बड़ी हो या किसी से छोटी हो। तो कभी भी इस टाइप का कंपैरिजन ऑब्जर्व करो तो तुरंत समझ जाना उसको हम इक्वेशन नहीं कहते, उसको हम इन इक्वेशन कहते हैं। क्या कह देते हैं सर? इन इक्वेशन कह देते हैं। यानी ऐसी चीजों का स्पेशल नाम क्या होता है सर? इन इक्वेशन। यानी कि कभी भी अगर आप ये ऑब्जर्व करो कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसी दूसरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से आपस में ग्रेटर देन या तो लेस देन साइन से क्या हो सर? कनेक्टेड हो, तो ऐसी चीजों का हम स्पेशल नाम क्या देते हैं सर? इन इक्वेशन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? इन इक्वेशन। कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आपके सामने मैंने लिखा x² प्लस 3x प्लस 2 और मान लो यहां पर मैंने लिखा 8x प्लस 5। इस तरीके से मैंने आपके सामने लिख दिया, ठीक है। और मैं इन दोनों को क्या करता हूं सर? इस तरीके से कनेक्ट कर देता हूं। तो ये जो आपके सामने पूरा का पूरा मैथमेटिकल फॉर्मेट मिला ना सर, इस मैथमेटिकल फॉर्मेट में क्या देख रहे हो? क्लियरली देख रहे हो सर कि यहां पे एक पॉलिनोमियल, यहां पे भी एक पॉलिनोमियल, या फिर कह लो यहां पे एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यहां पे भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपस में बराबर साइन से कनेक्टेड नहीं है सर, ग्रेटर देन साइन से कनेक्टेड है। तो ये फॉर्मेट मेरा क्या कहला जाएगा सर? इन इक्वेशन कहला जाएगा। यानी इन इक्वेशन वाली बात को आप ऐसे भी बोल सकते थे सर, और ऐसे भी बोल सकते थे कि अगर दो पॉलिनोमियल आपस में सर ग्रेटर देन या लेस देन साइन के साथ कनेक्टेड होंगे, तो वो जो मुझे मैथमेटिकल फॉर्मेट मिलता है उसको हम इन इक्वेशन कह देते हैं। ये फंडा क्लियर है? इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
और देखो मुझे डिक्शनरी मीनिंग से भी समझ में आता है, क्योंकि मीनिंग में ही सब कुछ छिपा होता है। अब देखो इक्वेशन, इक्वेशन के अंदर अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं सर, तो वर्ड इक्वेट छिपा है। इक्वेट करने का मतलब होता है बराबर करना, तो यहीं से समझ में आता है कभी भी बराबर करने का केस आता है तो हम इक्वेशन की बात कर देते हैं। लेकिन यहीं पे जब हम इन इक्वेशन की बात कर रहे थे तो इसके अंदर वर्ड छिपा है इनइक्वेट। इनइक्वेट क्या है? इक्वेट का ऑपोजिट। तो इनइक्वेट का मतलब है जब दो चीजें बराबर ना हो सर, तो ये जो सिचुएशन क्रिएट होती है सर, वो मुझे एक इनइक्वेशन के बारे में बताती है। अब यहां पे कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, मुझे बताओ कौन सा इक्वेशन होगा, कौन सा इनइक्वेशन होगा, तो फटाफट बताना है आपको। जैसे मान लो आपके सामने मैंने लिखा यहां पे 2x प्लस 8z बराबर 9, यहां पे मैंने आपके सामने लिखा 9z प्लस 3y ग्रेटर देन 0। मैंने आपके सामने यहां पे लिखा 8x स्क्वायर प्लस 3x इज लेस देन 2y। ये बताओ। उसके बाद मैंने आपके सामने लिखा यहां पे मान लो कुछ 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ये मैंने लिख दिया। अब बताओ कौन सा इक्वेशन कौन सा इक्वेशन, तो कौन सा इन इक्वेशन? तो आप तुरंत जवाब दोगे सर कि यहां पे मुझे दिख रहा है सर कि ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर दो पॉलिनोमियल टाइप की चीज इज इक्वल टू साइन से कनेक्टेड है, यानी कि सर ये एक इक्वेशन है। यहां पे क्या दिख रहा है सर? यहां पे जो कनेक्शन है वो कनेक्शन सर ग्रेटर देन या लेस देन वाला है, यानी कि ये एक इनइक्वेशन है सर। यहां पे अगेन मुझे क्या दिख रहा है सर? दो के बीच में जो कनेक्शन है वो कनेक्शन सर ग्रेटर देन या लेस देन वाला है, यानी कि सर ये एक इनइक्वेशन है सर। यहां पे मुझे क्या दिख रहा है सर? यहां पे जो कनेक्शन है वो बराबर वाला है, यानी कि सर ये एक इक्वेशन है। क्या है सर? इक्वेशन है। तो हमने बहुत अच्छे से इक्वेशन और इन इक्वेशन को पहले क्लियर कर लिया, क्योंकि अगर आपको इक्वेशन क्लियर होगा तो आपको यह भी तो पता होना चाहिए कोई ऐसी भी चीज होती है जो इक्वेशन जैसी दिखती तो है लेकिन इक्वेशन होती नहीं, तो उसका क्या स्पेशल नाम है सर? उसको हम इन इक्वेशन कह देते हैं। तो यहां पे हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, यानी कि अपने इक्वेशन किसको कहेंगे उसका मतलब समझा सर, उसको क्लियर किया। अब देखो इक्वेशंस के बारे में आप क्लास 9th और 10th में पढ़ते हो, और जब क्लास 11th 12th में जाते हो तो वहां पे आप इन इक्वेशंस के बारे में पढ़ते हो। तो बहुत इंटरेस्टिंग सिलेबस का डिजाइन है सर, कि अभी 9th 10th में जब हम बेसिक्स की बात करते हैं तो इक्वेशंस को सीखते हैं, और जब हम क्लास 11th 12th में और भी हायर लेवल के कंपैरिजंस देखते हैं तो वहां पे हम इन इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। जब आप वहां पे देखोगे लेक्चर्स तो वहां आपको अपने आप अंदाजा हो जाएगा सर कि हम कितनी बार अपने इन इक्वेशंस का सहारा लेते हैं जब हम क्लास 11th 12th में होते हैं। तो इतना क्लियर हुआ, आगे आते हैं सर। तो सर यहां पे हमने अपने पहले 3 टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया, यानी कि इक्वेशन को समझने के लिए इन दोनों को समझना जरूरी था। ये हम पढ़ के आ रहे थे, इसको रिवाइज कर लिया, उसके बाद हमने इक्वेशन का मतलब सीख लिया। अब इक्वेशन सीख लिया है तो सर बस इक्वेशन नहीं जानना, क्योंकि हमारा चैप्टर सिर्फ इक्वेशन नहीं है सर, हमारा चैप्टर लीनियर इक्वेशन है। तो कुल मिला के अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है सर, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहां पर कि ये लीनियर इक्वेशंस क्या है सर। तो यहां पे आपके सामने मैंने कुछ एग्जांपल्स प्लॉट किए हैं, और मैं आपको कह रहा हूं कि चेक करके बताओ क्या ये सारे के सारे इक्वेशंस हैं। तो अभी जो मैंने आपको इक्वेशन बनने की कंडीशन बताई उसके हिसाब से सर मुझे दिख रहा है कि ये सारे के सारे एग्जांपल्स इक्वेशन है सर, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि सर सारे के सारे इक्वेशंस हैं, लेकिन क्या सारे के सारे लीनियर इक्वेशंस भी हैं, इसको हमें समझने की कोशिश करनी है। तो यहां पे पहले ही बता दूं सर कि इक्वेशन सारे के सारे हैं, लेकिन इनमें से कुछ चुनिंदा ही लीनियर इक्वेशन कहलाएंगे। अब सवाल यह उठता है सर कि अपने इक्वेशन को देखकर हम कैसे बताएंगे कि वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है कि वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो यहां पे आपको 2 पॉइंट्स के लिए सर्च करना है, यानी कि हर एक इक्वेशन में आप 2 पॉइंट्स को ढूंढने की कोशिश करोगे। अगर ये दोनों के दोनों पॉइंट मैच हो गए तो वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, और अगर दोनों में से कोई एक भी फेल हो गया तो वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा। तो मैंने क्या कहा सर कि आपको अपनी इक्वेशन में 2 पॉइंट्स को ढूंढना है, अगर दोनों के दोनों मैच हुए तभी वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। कोई एक पॉइंट भी फेल हो गया तो वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं कहला सकता। अब क्या क्या पॉइंट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आपकी इक्वेशन के अंदर किसी भी टर्म में एक से ज्यादा वेरिएबल यूज होता हुआ नहीं दिखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। पॉइंट को समझने में स्टूडेंट गड़बड़ी करेंगे। पॉइंट में क्या बोल रहा हूं ध्यान से समझो। आपकी इक्वेशन के अंदर किसी भी टर्म में एक से ज्यादा वेरिएबल आपको नहीं दिखना चाहिए। क्या मतलब है सर इसका? कुछ एग्जांपल से समझते हैं। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से देखना। जैसे मान लो सबसे पहले आपके सामने मैं ये वाला इक्वेशन लेता हूं।
अब इस वाली इक्वेशन हम चेक करते हैं जो हमने अपना फर्स्ट पॉइंट बोला। तो सर ये रहा हमारी इक्वेशन का पहला टर्म। अब मैंने आपको क्या कहा कि आपकी इक्वेशन के किसी भी टर्म में एक से ज्यादा वेरिएबल नहीं दिखना चाहिए। तो सर मेरे इस इक्वेशन का पहला टर्म है 2x, इसके अंदर मुझे सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल दिख रहा है सर x, एक से ज्यादा वेरिएबल इसके अंदर दिख रहा है सर। टर्म की बात कर रहा हूं, ओवरऑल की नहीं, टर्म की बात कर रहा हूं, ओवरऑल की नहीं। तो क्या मुझे इस टर्म के अंदर एक से ज्यादा वेरिएबल दिख रहा है? आपका जवाब होगा नहीं सर, इस टर्म के अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल है x। इस वाले टर्म की बात करते हैं सर। अब इस वाले टर्म की मैं बात करूं सर, अगेन इसके अंदर भी मुझे एक ही वेरिएबल दिख रहा है सर। ओवरऑल की बात नहीं कर रहा, बार बार रिपीट कर रहा हूं, ओवरऑल की बात नहीं कर रहा, हर एक टर्म को चुनकर बात कर रहा हूं। यानी मैंने आपको स्टेटमेंट कहा कि किसी भी टर्म के अंदर एक से ज्यादा वेरिएबल नहीं दिखना चाहिए। तो हर एक टर्म को इंडिविजुअली सर्च करो। इस टर्म को इंडिविजुअली सर्च किया सर, एक से ज्यादा वेरिएबल है क्या? नहीं है सर, सिर्फ एक वेरिएबल है x। आगे सर, यहां पे अगर मैं दूसरे टर्म की बात करूं सर, क्या आपको एक से ज्यादा वेरिएबल दिखा? नहीं सर, सिर्फ एक वेरिएबल है y। अगर मैं अपने तीसरे टर्म की बात करूं सर, एक कांस्टेंट टर्म है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है। हो सकता है सर, बिल्कुल, हमें पता है कि अपनी इक्वेशन में एक कांस्टेंट के आने की भी पॉसिबिलिटी बनती है। आगे बात करते हैं सर, इस वाले को देखते हैं। इस वाले को देख रहे हैं सर, तो क्या दिख रहा है सर? अगेन अगर अपने पहले टर्म की बात करें तो यहां पे क्लियरली मुझे अपने टर्म के अंदर एक से ज्यादा वेरिएबल नहीं दिख रहा है सर, सिर्फ एक वेरिएबल दिख रहा है x। इस वाले की बात करें सर, तो यहां तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है कि हमारे इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट टर्म भी हो सकता है। क्लियर है? यानी कि सर ये वाला भी मेरे पहले पॉइंट को सेटिस्फाई करता है, ये वाला भी मेरे पहले पॉइंट को सेटिस्फाई करता है। तीसरा वाला देखते हैं सर। अब तीसरा वाले के अंदर मुझे दिख रहा है सर कि मेरा जो ये वाला टर्म है, इस टर्म के अंदर मुझे एक से ज्यादा वेरिएबल दिख रहे हैं सर। मेरा जो ये वाला टर्म है, इस टर्म के अंदर क्लियरली मुझे एक से ज्यादा वेरिएबल दिख रहे हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक टर्म है सर, और इसके अंदर मुझे दो वेरिएबल एक साथ दिख रहे हैं, x और y। तो क्या ये पहले वाले पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है सर? नहीं कर रहा है। तो अगर एक भी पॉइंट में फेल हो गया, तुरंत कह देंगे वो लीनियर इक्वेशन नहीं कहला सकता। फेल हो गया सर, पहला पॉइंट सेटिस्फाई नहीं किया, तो एटलीस्ट इतना तो पक्का है कि ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। ये लीनियर है कि नहीं, ये अभी कंफर्म नहीं बता सकते। कंफर्म कब बताएंगे? जब पॉइंट नंबर 2 सीख लेंगे। अभी पॉइंट नंबर 1 ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 1 में ये फेल हो गया सर। अगला वाला एग्जांपल देखते हैं। अगेन यहां पे भी क्या कहानी दिख रही है सर कि मेरे पास ये एक टर्म, ये दो टर्म इक्वेशन में दिख रहे हैं। इस वाले टर्म को मैं देख रहा हूं तो क्लियरली एक टर्म के अंदर मुझे एक से ज्यादा वेरिएबल दिख रहा है। तो अगर एक से ज्यादा वेरिएबल आ गया सर, तो मेरा पॉइंट नंबर 1 यहां पे क्या हो गया? फेल हो गया। तो एक भी पॉइंट फेल हो गया तो लीनियर इक्वेशन तो नहीं कहला सकता। अगला एग्जांपल देखते हैं सर, क्या दिख रहा है यहां पे? यहां पे सर एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म दिख रहे हैं। अब यहां पे क्या ऑब्जर्व हो रहा है सर मुझे कि यहां पे जो ये पहला वाला टर्म है सर, पहले वाले टर्म के अंदर मुझे सर सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल दिख रहा है, तो अभी तक मैटर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। दूसरा वाला टर्म देख रहे हैं, दूसरे वाले टर्म के अंदर भी मुझे सिर्फ और सिर्फ सर एक वेरिएबल दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा वाला अगर हम टर्म पे आ रहे हैं सर, तो तीसरे वाले टर्म के अंदर क्लियरली मुझे एक साथ दो वेरिएबल दिख रहे हैं सर, यानी कि एक ही टर्म में मुझे एक से ज्यादा वेरिएबल दिख गया। तो चीजें यहां भी सही थी, यहां भी सही थी, लेकिन इसके लगने के कारण चीजें गड़बड़ा गई, यानी कि ये पूरी चीज पॉइंट नंबर 1 में फेल हो गई। तो अगर एक भी पॉइंट में फेल हो गई तो उसको हम लीनियर इक्वेशन का दर्जा नहीं दे सकते। ये क्लियर हुआ? इस वाले एग्जांपल को देखते हैं सर। अब इस वाले एग्जांपल में एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। अब क्या दिख रहा है सर? तो यहां पे क्लियरली मुझे दिख रहा है कि अपने पहले वाले टर्म में मुझे सिर्फ एक वेरिएबल दिख रहा है सर, x। पावर से मतलब नहीं है, वेरिएबल मैं पूछ रहा हूं, तो मुझे एक से ज्यादा टाइप का वेरिएबल नहीं दिखना चाहिए। तो सर इसके अंदर मुझे सिर्फ एक टाइप का वेरिएबल दिख रहा है, x, कोई दिक्कत नहीं है सर। अगला क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अगला क्या है? अगेन कांस्टेंट है, कांस्टेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि सर ये मेरे पहले पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये आखिरी वाले को देखें, फिर से वही कहानी दोहराओ सर, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। पहले टर्म में देखें सर, तो टर्म के अंदर मुझे एक से ज्यादा टाइप का वेरिएबल नहीं दिख रहा है, तो एक से ज्यादा टाइप का वेरिएबल नहीं दिख रहा है सर, अभी तक मैटर ठीक है। आगे देख रहे हैं सर, इस टर्म में भी मुझे एक से ज्यादा टाइप का वेरिएबल नहीं दिख रहा, सिर्फ एक ही टाइप का वेरिएबल है x, तो अभी भी मैटर ठीक है सर। इस तरफ कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट हो सकता है। तो कुल मिला के ये भी मेरे फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इतने सारे फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं सर। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि हर टर्म में आपको चेक करना है कि क्या उसके अंदर आपको एक से ज्यादा वेरिएबल दिख रहा है कि नहीं। तो अगर आपको एक से ज्यादा टाइप का वेरिएबल, ये इंपॉर्टेंट है,
एक से ज्यादा वेरिएबल का क्या मतलब है, एक से ज्यादा टाइप का वेरिएबल नहीं दिखना चाहिए। यानी कि अगर x है तो उसी के अंदर y नहीं होना चाहिए, z नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा टाइप नहीं आना चाहिए। x स्क्वायर हो सकता है, x क्यूब हो सकता है, x की पावर 5 हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। क्यों? वेरिएबल का टाइप एक ही है। कौन सा टाइप है? x। तो एक से ज्यादा टाइप नहीं होना चाहिए सर। तो ये हमने उस हिसाब से छटाई की, तो मेरे सामने ये अब बच के निकल रहे हैं। यानी कि जहां मुझे अपने टर्म्स के अंदर एक से ज्यादा टाइप का वेरिएबल दिख गया, तुरंत कह दूंगा वो लीनियर इक्वेशन तो नहीं है। अब सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? तो सेकेंड पॉइंट अगेन इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। तो सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि आपका कोई भी ऐसा टर्म है जिसमें वेरिएबल है, आपका कोई भी ऐसा टर्म है जिसमें वेरिएबल है, तो उस वेरिएबल की पावर 1 होना नेसेसरी है। मैं क्या कह रहा हूं? आपका जो भी टर्म है जिसके अंदर वेरिएबल है, तो उस वेरिएबल की पावर 1 के अलावा और कुछ नहीं हो सकती, पावर 1 ही होना चाहिए। अगर वेरिएबल है, बात को समझना, अगर वेरिएबल है तो पावर 1 होना चाहिए और कोई दूसरी पावर नहीं हो सकती। कांस्टेंट टर्म की कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट टर्म में तो वेरिएबल ही नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या कह रहा हूं? अगर वेरिएबल है तो पावर 1 ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, और कुछ भी पावर हो गया तो फिर लीनियर नहीं कहलाएगा। यानी कि आप फिर से सर अपने सेकंड पॉइंट के हिसाब से सबको सर्च करते हैं। तो अगर सेकंड पॉइंट के हिसाब से सबको सर्च करेंगे सर, सबसे पहला वाला देखा तो फर्स्ट पॉइंट में तो ये पास हो गया था। सेकंड पॉइंट में क्या देख रहे हैं सर? पहला टर्म रहा, इस टर्म में जो वेरिएबल है, वेरिएबल वाला टर्म है, बिल्कुल सर वेरिएबल वाला टर्म है। वेरिएबल की क्या पावर दिख रही है सर? वेरिएबल की पावर क्लियरली मुझे 1 दिख रही है। आगे सर अगला टर्म, वेरिएबल की क्या पावर दिख रही है सर? ये भी वेरिएबल वाला टर्म है, वेरिएबल की पावर 1 दिख रही है सर। और ये तो कांस्टेंट, इसमें वेरिएबल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि सर ये मेरे दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। 1 को तो कर ही रहा था, 2 को भी कर रहा है, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि जितने भी इसमें वेरिएबल वाले टर्म्स हैं उसमें वेरिएबल की पावर 1 ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। यानी कि हां, ये एक लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगेन दूसरे वाले में आ जाते हैं सर। क्या दिख रहा है? वेरिएबल वाला टर्म कौन सा है सर? ये रहा मेरा वेरिएबल वाला टर्म। वेरिएबल वाले टर्म में वेरिएबल की पावर क्या दिख रही है सर? वेरिएबल की पावर मुझे 1 दिख रही है। तुरंत कह देंगे, क्या कह देंगे सर? कि हां, यहां पे वेरिएबल वाला टर्म ये है और वेरिएबल की पावर 1 दिख रही है। सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर गया, तो फर्स्ट को भी कर गया, सेकंड को भी कर गया, तो हां, ये भी एक लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड वाले को देख रहे हैं सर, तो थर्ड वाला तो पहले ही पॉइंट में फेल हो गया था, तो इसको तो आगे देखना ही नहीं है सर। फोर्थ वाला भी फेल हो गया था, नहीं देखेंगे। फिफ्थ वाला भी फेल हो गया था सर, नहीं देखेंगे। इस वाले को देखते हैं, सिक्स्थ वाले को। क्या दिख रहा है सर यहां पे? अब यहां पे मुझे दिख रहा है सर कि मेरा वेरिएबल वाला टर्म ये है। इन तीनों में वेरिएबल वाला टर्म कौन सा है सर? ये है। क्या दिख रही है वेरिएबल की पावर सर? वेरिएबल की पावर 1 नहीं है, वेरिएबल की पावर 2 है। यानी कि सेकंड पॉइंट में ये फेल हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट में पास हो गया था, लेकिन सेकंड पॉइंट में फेल हो गया। तो मैंने क्या सिखाया था? किसी भी पॉइंट में फेल हो जाएगा तो वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं कहला सकता। यानी ये भी सर लीनियर इक्वेशन नहीं है। उसके बाद लास्ट वाले को देख रहे हैं सर। अगेन क्या दिख रहा है? अगेन यहां पे वेरिएबल वाले टर्म्स कौन से हैं सर? तो ये भी वेरिएबल वाला टर्म है, ये भी वेरिएबल वाला टर्म है। अब अपने इस वाले टर्म को देख रहे हैं सर, तो इसके अंदर वेरिएबल की पावर 1 है, तो अभी तक चीजें ठीक है, वेरिएबल की पावर 1 है। दूसरे वाले टर्म में जैसे ही पहुंच रहे हैं सर, तो दिख रहा है वेरिएबल की पावर 2 है, तो वेरिएबल की पावर 1 के अलावा कुछ दिख गया मुझे, तुरंत कह दूंगा सर सेकंड पॉइंट में फेल हो गया, तो ओवरऑल भी फेल हो गया। यानी कि कुल मिला के सर सिर्फ चुनिंदा ही मेरे पास एग्जांपल्स आए हैं जो इन सब में लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इक्वेशन सब है लेकिन लीनियर इक्वेशन सब नहीं है। तो दो कंडीशन जब तक सेटिस्फाई नहीं होगी वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा। क्या क्या कंडीशन देखी सर? सबसे पहली कंडीशन कि जो भी वेरिएबल वाला टर्म है, जो भी वेरिएबल वाला टर्म है उसके अंदर एक से ज्यादा टाइप का वेरिएबल यूज नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है सर? कि आपका जो भी वेरिएबल वाला टर्म है उसकी वेरिएबल की पावर 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए सर। तो दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तभी लीनियर इक्वेशन कहलाएगा, वरना लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा। तो दोनों पॉइंट के हिसाब से लीनियर इक्वेशन कितने आ रहे हैं सर? तो इतने सारे एग्जांपल में पहला वाला लीनियर इक्वेशन है, दूसरा वाला लीनियर इक्वेशन है, तीसरा नहीं है सर, चौथा नहीं है, पांचवा नहीं है, छठा नहीं है, सातवां नहीं है। यानी कहने के लिए सारे इक्वेशंस, लेकिन लीनियर इक्वेशन कितने निकल कर आ रहे हैं? बस 2 निकल के आ रहे हैं। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। इसको नोट डाउन करो और जैसे जैसे बताया वैसे ही लिखना। क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।
तो यहां पे अब आपको एक रफ आइडिया लगा होगा कि आखिर हमारा लीनियर इक्वेशन कब कहेंगे किसी इक्वेशन को, कब नहीं कहेंगे। ये फंडा क्लियर है। अब यहां पे एक और चीज जान लो। तो हमने अभी तक सर इक्वेशन समझ लिया, हमने लीनियर इक्वेशन भी समझ लिया। अब यहां पे अगर मैं आपको कहूं कि सर अगर मैं अपने लीनियर इक्वेशन को क्लासिफाई करना चाहता हूं तो कैसे कर सकता हूं, तो वेरिएबल के बेसिस पे एक लीनियर इक्वेशन को क्लासिफाई किया जा सकता है। वेरिएबल क्या होता है आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से जानते हो। यानी कुल मिला के सर मैं अपने लीनियर इक्वेशन को वेरिएबल के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकता हूं। कैसे कैसे सर, तो मैं उसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोल सकता हूं या फिर मैं उसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोल सकता हूं। अब कब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाएगा, कब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाएगा, उस पर बात करते हैं। तो फिर से आपका ध्यान यहां बोर्ड पे होना चाहिए। अब आपके सामने मैंने दो टाइप की इक्वेशन लिखे। सबसे पहला 2x प्लस 3y बराबर 5, दूसरा मैंने आपके सामने लिखा 8x बराबर 7। ठीक है, अब देखो अगर आप अपने इक्वेशन में ओवरऑल ये ऑब्जर्व करो कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का वेरिएबल है। मैं रिपीट कर देता हूं, ओवरऑल की बात कर रहा हूं। अब तो अगर आप ओवरऑल अपनी इक्वेशन में ये ऑब्जर्व करो कि सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का वेरिएबल इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसको हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कह देते हैं। नाम से ही क्लियर है सर, एक वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन। नाम से ही क्लियर होता है सर, एक वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन। यानी कि अगर आप ओवरऑल अपने लीनियर इक्वेशन में यह ऑब्जर्व करते हो कि वहां सिर्फ एक टाइप का वेरिएबल का इस्तेमाल किया जा रहा है तो ऐसे लीनियर इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कह देते हैं सर। यानी कुल मिला के आपके सामने जो मैंने ये वाला लीनियर इक्वेशन लिखा है इसको थोड़ा सा देखो और मेरे कंसेप्ट को अप्लाई करो तो क्लियरली दिख रहा है सर। अगर हम ओवरऑल इस वाले इक्वेशन को देखें तो इसके अंदर मुझे सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का वेरिएबल इस्तेमाल होते हुए दिख रहा है। कौन सा सर, x। तो इसको क्या मैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहूंगा, बिल्कुल कह दूंगा सर। मान लो आपके सामने मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं, y बराबर 8। बताओ ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है कि नहीं है। तो क्लियरली दिख रहा है सर कि अपने इस वाले इक्वेशन को अगर मैं ओवरऑल एनालाइज करूं तो इसके अंदर मुझे सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का वेरिएबल y इस्तेमाल होता हुआ दिख रहा है। तो क्या इसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहना सही होगा, बिल्कुल सही होगा सर। ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन वहीं पे अगर मैं अपने इस वाले इक्वेशन को देखूं तो क्या दिख रहा है सर, इसको अगर मैं ओवरऑल देखूंगा सर, पूरा देखूंगा तो इसके अंदर मुझे दो टाइप का वेरिएबल इस्तेमाल होता हुआ दिख रहा है सर। एक टाइप का नहीं है, दो टाइप का है। एक टाइप x है, दूसरा टाइप y है। तो एक ही इक्वेशन के अंदर सर मुझे ओवरऑल दो टाइप का वेरिएबल इस्तेमाल होता हुआ दिख रहा है। तो इतना तो कंफर्म है कि इसको मैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो नहीं कह सकता। तो इसको क्या कहेंगे सर, तो इसका अगेन एक स्पेशल नाम है। कभी भी किसी भी इक्वेशन में ओवरऑल अगर आप ये ऑब्जर्व करो कि उसके अंदर दो टाइप के वेरिएबल का इस्तेमाल किया जा रहा है, किसी भी इक्वेशन के अंदर अगर आप ये ऑब्जर्व करो कि उसके अंदर दो टाइप के वेरिएबल का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं सर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कह देते हैं। अब क्लियरली यहां पे मुझे दिख रहा है सर दो टाइप के वेरिएबल। ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं इस इक्वेशन में तो एक टाइप का वेरिएबल x है, दूसरे टाइप का वेरिएबल y है। तो सर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। अब यहां पे कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में एक छोटा सा कंफ्यूजन आएगा, उसको यहां फटाक से क्लियर कर लेते हैं। आपके सामने मैंने लिखा 2x प्लस 3y प्लस 5xy बराबर 7। अब आप तो आर्ग्यू करोगे सर मेरे से कि सर आपने बताया है कि दो टाइप का वेरिएबल ओवरऑल इस्तेमाल होता है तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहेंगे। तो उस हिसाब से ये भी तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होना चाहिए सर, क्योंकि इसके अंदर मुझे एक x और एक y इस्तेमाल होता हुआ दिख रहा है, दो टाइप का वेरिएबल इस्तेमाल होता हुआ दिख रहा है। लेकिन मैं इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं कह सकता। क्यों भाई, पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होने के लिए आपका लीनियर इक्वेशन होना जरूरी है। जब लीनियर इक्वेशन ही नहीं होगा तो भी क्लासिफिकेशन की बात कैसे करोगे। पहले एक वेरिएबल का है कि दो वेरिएबल का है, उस पर बात करने से पहले उसका लीनियर इक्वेशन होना जरूरी है। और ऑलरेडी हम सीख कर आ रहे हैं सर कि इसको हम लीनियर इक्वेशन नहीं कह सकते। तो पहले तो ये लीनियर इक्वेशन ही नहीं है तो एक वेरिएबल दो वेरिएबल की तो बात ही नहीं उठती है। तो अगर किसी स्टूडेंट के दिमाग में ये छोटा सा कंफ्यूजन आया था तो उसको यहीं पे क्लियर कर लेना कि एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। पहले कोई चीज इक्वेशन बनेगी, तब जाके वो चीज लीनियर इक्वेशन बनेगी,
तब जाके वो चीज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बनेगी या फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनेगी। अगर मान लो कोई तुमको कोई एग्जांपल दे दे और तुमको दिख रहा हो कि वो इक्वेशन ही नहीं है, अगर इक्वेशन ही नहीं है तो क्या तुम लीनियर इक्वेशन की बात करोगे? क्या तुम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या टू वेरिएबल की बात करोगे? नहीं कर सकते। पहले बेसिक सेटिस्फाई होना चाहिए, तब तो आगे की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसी तरीके से मान लो कोई तुमसे यह पूछ रहा है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है कि टू वेरिएबल है, तो पहले उसका लीनियर इक्वेशन होना जरूरी है, बाद में वन वेरिएबल टू वेरिएबल। समझते हो? किसी भी एग्जाम का पहले प्री क्वालिफाई करना जरूरी है, बाद में मेंस की बात आती है। जब तक प्री ही क्वालिफाई नहीं करोगे तो क्या मेंस के एग्जाम में बैठ जाओगे? कभी नहीं बैठ पाओगे। तो वही फंडा यहां पे भी अप्लाई होता है कि पहले आपका प्री कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, बाद की कंडीशन तो बाद की बात है। यानी पहले कोई चीज इक्वेशन कहलाई, तब जाके वो चीज लीनियर इक्वेशन कहलाई, तब जाके वो चीज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाई या फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाई। ये क्लियर हुआ? तो हमने एक रफ तरीके से लेकिन एक शानदार तरीके से किसका मतलब सीख लिया सर? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब सीख लिया। अब बचा क्या है? पेयर ऑफ, जिसको अगेन हम जैसे जैसे आगे जाएंगे तो इसका मतलब भी सीख लेंगे। और एक बार चैप्टर का नाम समझ में आ गया फिर सब कुछ धुएं में उड़ जाएगा, फटाफट चीजें चुटकियों में समझ में आएगी। इतना फंडा क्लियर? यहां तक कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहां पे सर आपने अभी तक जो पढ़ाया वो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है सर क्या कोई और सिंपल तरीका हो सकता था जिसकी मदद से आप मुझे लीनियर इक्वेशन समझा सकते थे? तो बिल्कुल एक और उससे भी ज्यादा सिंपल तरीका है जिसके कंसेप्ट की मदद से आप लीनियर इक्वेशन पहचान सकते हो। वो कंसेप्ट कहां से आएगा सर? तो उस कंसेप्ट के लिए वापस से हमें ग्राफ का सहारा लेना पड़ेगा, जिसकी थोड़ी सी झलक हमने पॉलिनोमियल में देखी थी। अब मैंने आपको ग्राफ के बारे में वहीं पे कुछ इंटरेस्टिंग बताया था। क्या बताया था? मैंने आपको क्लियरली इंट्रोडक्शन में बता दिया था ग्राफ के कि ग्राफ एक ऐसा टॉपिक होता है ना जो जरूरत पड़ने पे बीच बीच में आपके चैप्टर में आता है और कई सारी कॉम्प्लेक्स चीजों को बड़ा आसान बना देता है, बस आपको यूज करना आना चाहिए। अब जैसे देखो यहां पे कैसे आपके लीनियर इक्वेशन के कंसेप्ट को ग्राफ आपके लिए बिल्कुल आसान बना देगा। तो अगेन आपकी पूरी बात यहां ध्यान से सुनना। तो आपके सामने सर मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया, ठीक है, बना दिया सर। अब पहली चीज तो हमेशा यह याद रखना कि आप इक्वेशन को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हो। आप क्या करते हो सर? आप इक्वेशन को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना। यानी कि सर आपके पास कोई भी इक्वेशन हो सकती है, आपके पास कोई भी इक्वेशन का फॉर्मेट हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता है। इसी वजह से याद करो, मैं बार बार पॉलिनोमियल में आपको कहता था इस इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, उस इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। बाद में कहता था ना कि पॉलिनोमियल का प्लॉट है, शुरुआत में तो यही कहता था इस इक्वेशन को प्लॉट करेंगे, उस इक्वेशन को प्लॉट करेंगे, या फिर मैं आपको कहता था y बराबर कोई पॉलिनोमियल है, या फिर मैं आपको कहता था y बराबर कोई पॉलिनोमियल है। तो अल्टीमेटली सर वो इक्वेशन का ही रूप ले लेता था। तो पहले तो ये जान लो सर कि हम अपने इक्वेशन को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है सर, अगर मैं अपने इक्वेशन को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करूंगा तो मेरे पास कोई कर्व आएगा जो कैसा भी दिख सकता है। हो सकता है मेरी इक्वेशन का कर्व ऐसा बन जाए, हो सकता है मेरी इक्वेशन का कर्व ऐसा कुछ बन जाए, हो सकता है मेरी इक्वेशन का कर्व ऐसा कुछ बन जाए। तो सर बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनती है, एक इक्वेशन का कर्व कैसा भी बन सकता है। अब सवाल यह उठता है कि ग्राफ को देखकर कैसे जज करूंगा कि मेरा जो इक्वेशन का कर्व बन रहा है वो और कोई नहीं लीनियर इक्वेशन का कर्व है। सवाल समझना, मैंने क्या पूछा? मैंने आपसे यह पूछा कि मैं अपने ग्राफ से कैसे एनालाइज कर सकता हूं कि मेरा इक्वेशन एक्चुअली में एक लीनियर इक्वेशन है। तो क्या पहचानने का तरीका है? हमेशा याद रखना कि एक लीनियर इक्वेशन का जो प्लॉट आता है, एक लीनियर इक्वेशन से जो कर्व आता है, वो हमेशा और हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या मैंने कह दिया सर? कि सर एक इक्वेशन का बहुत टाइप का कर्व आ सकता है, बहुत सारे शेप का कर्व आ सकता है, लेकिन अगर आपके कर्व का शेप एक स्ट्रेट लाइन है, अगर आपने अपने इक्वेशन को प्लॉट किया और आपको दिख रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन है, तो समझ जाना कैसा भी स्ट्रेट लाइन बने, यहां पे याद रखना, कैसा भी स्ट्रेट लाइन बने, किसी भी टाइप का स्ट्रेट लाइन बने, वो स्ट्रेट लाइन हमेशा एक लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। वो स्ट्रेट लाइन हमेशा एक लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखनी है। यानी कि जैसे ही मैंने अपने ग्राफ पेपर पे देखा कोई इक्वेशन प्लॉट है और मुझे स्ट्रेट लाइन दिख जाए,
कैसा भी स्ट्रेट लाइन हो फर्क नहीं पड़ता, मुझे अगर स्ट्रेट लाइन दिख जाएगा तुरंत कह दूंगा कि वो स्ट्रेट लाइन कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से लीनियर इक्वेशन से ही आया होगा। यानी कि इसका आप उल्टा भी कह सकते हो। क्या उल्टा कह दोगे? तो आप यहां से कह सकते हो कि अगर मैं किसी लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करने की कोशिश करूंगा तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा। या फिर आप ये भी कह सकते हो अगर स्ट्रेट लाइन आ रहा है मतलब वो इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन होगा। तो आप दोनों बातें कह सकते हो सर कि अगर स्ट्रेट लाइन बना है मतलब वो लीनियर इक्वेशन से आया होगा, या फिर आप कह दो अगर मैं लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करने की कोशिश करूंगा तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन निकल कर आएगा। यहां तक कोई दिक्कत, समझने में कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ग्राफिकल अप्रोच की मदद से बिल्कुल सिंपल वे में समझ में आ गया कि इक्वेशन को हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर सकते हैं सर। तो कर्व का शेप अलग अलग आ सकता है क्योंकि इक्वेशन अलग अलग टाइप का हो सकता है, लेकिन कोई इक्वेशन कब लीनियर इक्वेशन कहलाएगा? तो अगर हमारे कर्व का शेप एक स्ट्रेट लाइन मुझे दिख रहा है तुरंत कह दूंगा सर कि मेरा वो जो कर्व है वो एक लीनियर इक्वेशन से आया होगा। ये फंडा क्लियर हुआ। तो यहां पे एक दूसरे तरीके से हमने अपने लीनियर इक्वेशन के बारे में समझा। अब सवाल ये उठता है सर लीनियर इक्वेशन के अंदर तो कंडीशंस होती है, वन वेरिएबल का भी हो सकता है, टू वेरिएबल का भी हो सकता है। तो अपने स्ट्रेट लाइन को देखकर कैसे समझेंगे कि वन वेरिएबल से आने वाला स्ट्रेट लाइन है कि टू वेरिएबल से आने वाला स्ट्रेट लाइन है? सवाल समझ रहे हो? हम अपने सर स्ट्रेट लाइन को देखकर कैसे पता करेंगे कि वो एक्चुअली में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से आया है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से आया है? तो उसकी आपको एक झलक दे देता हूं, इसको आगे हम डिटेल में बात करने वाले हैं। क्या झलक है सर? तो आपके सामने कुछ स्ट्रेट लाइन के मैं केसेस ड्रॉ करता हूं, तो बिल्कुल ध्यान से यहां पे देखना क्या क्या केसेस ड्रॉ कर रहा हूं। एक बनाया, यहां दो बनाया, यहां तीसरा बनाया, यहां मैंने चौथा बनाया, यहां मैंने पांचवा बनाया, यहां पे मैंने एक छठा बनाया, यहां पे मैंने एक सातवां बनाया, यहां पे फाइनली मैंने एक आठवां बनाया। अब देखो मैं यहां पे कैसे कैसे लाइनें बना रहा हूं। तो हो सकता है सर आपका स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा निकले। पढ़ा है हमने स्ट्रेट लाइन के बारे में सर कि पॉजिटिव एक्स को काटे, पॉजिटिव वाई को काटे। तो याद रखना ये स्ट्रेट लाइन, ये चीज कहां से आ रही है हम आगे ऑटोमेटिकली देख लेंगे, निश्चिंत रहो। फिलहाल यहां पे थोड़ा ध्यान में रखना क्या सर कि अगर मेरा स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई दोनों को काट रहा है तो वो हमेशा टू वेरिएबल वाला कौन सा लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी वो स्ट्रेट लाइन किसका स्ट्रेट लाइन है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्ट्रेट लाइन है सर। इसी तरीके से मान लो आपका स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव वाई नेगेटिव एक्स को काट रहा है इस तरीके से, तो ये स्ट्रेट लाइन भी क्या करेगा सर? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ही रिप्रेजेंट करेगा। ये समझ में आया? इसी तरीके से मान लो आपका स्ट्रेट लाइन नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई को काट रहा है, तो क्या याद रखोगे सर? वो स्ट्रेट लाइन भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ही रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से मान लो आपका स्ट्रेट लाइन नेगेटिव वाई पॉजिटिव एक्स को काट रहा है, तो सर वो जो स्ट्रेट लाइन मेरा मिलेगा वो भी अगेन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ही रिप्रेजेंट करेगा। अब हो सकता है सर आपका स्ट्रेट लाइन ओरिजिन को इस तरीके से इस तरफ से काटता हुआ निकल जाए, तो इस तरफ से जो भी स्ट्रेट लाइन काटता हुआ निकलेगा सर, ओरिजिन से पास होता हुआ निकलेगा सर, वो भी हमेशा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ही रिप्रेजेंट करेगा सर। इसी तरीके से ये चीज ऐसी भी बन सकती थी सर, यानी कि मेरा स्ट्रेट लाइन मेरे ओरिजिन को इस तरीके से भी काटता हुआ निकल सकता था सर। तो इस तरीके से भी काटेगा, इस तरीके से भी काटेगा, तो भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा सर। यानी कुल मिला के मैंने जितने केसेस अभी तक बनाए हैं उसमें सर मैक्सिमम केस को देखकर यही समझ में आ रहा है कि ज्यादातर केस से जो स्ट्रेट लाइन मिलती है सर, वो स्ट्रेट लाइन मेरे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की ही होती है। इतना क्लियर हुआ? यहां तक कोई दिक्कत? ये ध्यान में रहेगा, सिंपल सी चीज है सर। अगर वो x और y दोनों को काट दे या फिर वो ओरिजिन से पास कर जाए, अगर वो x और y दोनों को कहीं ना कहीं काट दे, दोनों को कहीं ना कहीं काट दे, या फिर वो पूरी की पूरी ओरिजिन से पास कर जाए, तो मतलब कि वो स्ट्रेट लाइन एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से आने वाली स्ट्रेट लाइन है। इतना क्लियर हुआ? ध्यान में रहेगा। मैंने आपको कहा कि अगर मेरा स्ट्रेट लाइन x और y दोनों को काटे या फिर वो ओरिजिन से होके पास करे, तो ये जितनी भी कंडीशंस बन सकती थी सर वो मैंने बना दिया, और वो स्ट्रेट लाइन हमेशा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाला स्ट्रेट लाइन होगा। ये क्लियर हुआ? तो सवाल ये उठता है सर कि टू वेरिएबल तो आपने बता दिया, वन वेरिएबल पर स्ट्रेट लाइन कैसा दिखेगा? तो अब फिर से ध्यान से यहां पे देखना। अगर आपका स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है,
अगर आपका स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, चाहे वो ऊपर पैरेलल हो चाहे वो नीचे पैरेलल हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है या फिर एक्स एक्सिस की भी बात कर लो, अगर आपका स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है या फिर आप एक्स एक्सिस की ही बात कर लो, ये सारी कंडीशन में जो स्ट्रेट लाइन आता है सर, वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से आता है। क्या याद रखोगे सर? अगर आपका स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के या तो पैरेलल हो, ऊपर पैरेलल हो नीचे पैरेलल हो, फर्क नहीं पड़ता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, या फिर एक्स एक्सिस भी इंक्लूडेड है, या फिर जरूरत पड़ने पर एक्स एक्सिस भी इंक्लूडेड है, तो ये जितनी कंडीशन बनेगी सर, ये मेरे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगी। इसी तरीके से मैं एक और बात कह सकता हूं सर, कि अगर मेरा स्ट्रेट लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, अगर मेरा स्ट्रेट लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, तो पैरेलल राइट साइड हो या लेफ्ट साइड हो, फर्क नहीं पड़ता है, या तो वो y एक्सिस के पैरेलल हो या फिर y एक्सिस भी इंक्लूडेड सर, y एक्सिस भी इंक्लूडेड, यानी कि y एक्सिस भी इंक्लूडेड या फिर उसके पैरेलल कोई लाइन होगी सर, तो वो हमेशा मेरे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहां पे अगर मैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाले ग्राफ को समराइज कर दूं तो क्या बोल सकता हूं सर? मेरा कोई स्ट्रेट लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल हो, या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल सर या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल, किस तरफ भी पैरेलल हो फर्क नहीं पड़ता है, या फिर एक्स एक्सिस भी या फिर वाई एक्सिस भी, तो ये सारी कंडीशन कहां से आती है सर? तो वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से ही निकल कर आती है। तो यहां पे मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर कर दिया ग्राफिकल अप्रोच की मदद से कि कब ग्राफ देख के तुम बता पाओगे कि वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ था या फिर वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ग्राफ था। तो अगर टू वेरिएबल का ग्राफ रहेगा सर, तो वो x और y दोनों को काटता हुआ जाएगा या फिर वो ओरिजिन से पास करेगा। लेकिन अगर वो वन वेरिएबल का ग्राफ होगा तो वो या तो x एक्सिस के पैरेलल होगा, या तो वो y एक्सिस के पैरेलल होगा, या फिर x एक्सिस भी हो सकता है या फिर वो y एक्सिस भी हो सकता है। इतना क्लियर हुआ? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आगे नहीं होनी चाहिए। तो हमने अपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में बहुत कुछ सीख लिया सर। अब मेरे दिमाग में आ रहा है, क्या कोई तरीका है जिसकी मदद से मैं दुनिया के हर एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर पाऊं सर? अगेन मेरे दिमाग में आ रहा है, क्या कोई तरीका है जिसकी मदद से मैं दुनिया के हर एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर पाऊं सर? तो बिल्कुल तरीका है। जिस तरीके से हम अपने पॉलिनोमियल चैप्टर में स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ रहे थे, तो वहां पे देखा था कि उन स्टैंडर्ड फॉर्म के इस्तेमाल से आप उस डिग्री के दुनिया के किसी भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर सकते हो। बस वही फंडा यहां के स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाया जा सकता है सर। यानी कि आप अपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हो, आप अपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हो, और उस स्टैंडर्ड फॉर्म की मदद से आप दुनिया के किसी भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको एक एक करके यहां पे देखते हैं सर। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात करेंगे। तो अगर मैं यहां पे आपसे कहूं सर कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने का क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए, तो तुरंत आपका जवाब होगा सर, मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए ax प्लस b बराबर 0। अब आप इस फॉर्मेट में क्लियर कट देख सकते हो सर कि ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले दिख रहा है सर कि ये लीनियर इक्वेशन बनने की सारी कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, और यहां पे क्लियरली मुझे ऑब्जर्व हो रहा है सर कि ये एक वन वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन है। तो सर इतनी कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। अब यहां पे जैसे जैसे मैं अपनी a और b की वैल्यू बदलूंगा, अब यहां पे जैसे जैसे मैं अपनी a और b की वैल्यू बदलूंगा सर, उसकी मदद से मैं दुनिया के किसी भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने कह दी कि ये जो मेरे सामने सर इक्वेशन लिखी है, ये जो मेरे सामने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है, इसमें अगर मैं a और b की वैल्यू बदलता जाऊंगा तो उसकी मदद से दुनिया का आप मुझे कोई भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल लाकर दे दो, मैं उसको रिप्रेजेंट करके दिखा सकता हूं। तो सर ठीक है, फॉर्म मेरे दिमाग में रहेगा ax प्लस b बराबर 0। तो यहां पे अपने a और b के बारे में क्या क्या बात कर सकते हैं सर? तो ऑब्वियस सी बात है सर, मुझे दिख रहा है कि मैं अपने a और b को बदलूंगा तो मेरा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बदलेगा। तो इस a और b के बारे में क्या रिस्ट्रिक्शन है? तो सबसे पहली चीज सर कि मेरा a और b क्या है? कांस्टेंट है। दिख रहा है सर कि मेरा a और b क्या है? कांस्टेंट रहेगा।
और ये कैसा कांस्टेंट रहेगा? तो हमेशा याद रखना कि आपका ए और बी हमेशा रियल नंबर होना चाहिए। क्या दिख रहा है सर? आपका ए और बी हमेशा रियल नंबर होना चाहिए, यानी कि सर मेरा ए और बी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। आप अपने रियल नंबर को बदलोगे तो आपका ये जो सर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है वो बदल जाएगा। तो सर मेरा ए और बी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन रियल नंबर में भी ए पे एक कंडीशन है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या कंडीशन है सर? कि आपका ए कोई भी रियल नंबर हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस जीरो नहीं होना चाहिए सर। आपका ए जीरो के अलावा कोई भी रियल नंबर हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस जीरो नहीं होना चाहिए। और यह बात समझ में आती है, अगर आपका ए जीरो बन गया तो आपके पास आ जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस बी बराबर जीरो, तो कुल मिला के बी बराबर जीरो। तो क्या इसको मैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कह सकता हूं सर? नहीं कह सकता हूं, यहां से मेरा वेरिएबल गायब है। तो सर ये जो कंडीशन बताई सवाल ने, ये मुझे क्लियर कट यहां से समझ में भी आ रही है। तो क्या समझ में आया कि ये ax प्लस बी मेरा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जहां पे ये a और b मेरे कांस्टेंट होते हैं जिसको मैं बदलता जाऊंगा, और बदलने के बाद मेरे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी बदलते जाएंगे। यानी a और b बदलूंगा तो मेरा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बदलेगा। a और b की क्या कंडीशन है सर? तो मेरा a कोई भी रियल नंबर हो सकता है जीरो को छोड़कर, क्योंकि जीरो हो जाएगा तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल अब नहीं कह सकता। b के बारे में क्या सर? b जीरो भी हो सकता है, यानी कि b पे कोई कंडीशन नहीं है, b कोई सा भी रियल नंबर हो, फर्क नहीं पड़ता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या याद रखोगे सर? कि आपके जो कांस्टेंट्स a और b होते हैं उसके बारे में क्या पता लगा सर? क्या याद रहेगा मुझे? कि मेरा b कोई भी रियल नंबर हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। मेरा a कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बस जीरो नहीं होना चाहिए सर, ये पता लगा। नोट डाउन करो इसको। क्लियर हो गया? तो सर यहां पे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आया। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व हो रही है। ये जो सर ax प्लस बी बराबर जीरो है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म को देखो, ये किसका स्टैंडर्ड फॉर्म है सर? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म को थोड़ा देखकर बताओ, कुछ याद आ रहा है क्या? पढ़ा सा याद आना चाहिए। सभी वीडियो को पॉज करके कुछ सेकंड सोचो, सर इसको देख के कुछ याद आ रहा है क्या? कुछ रिकॉल हो रहा है क्या? जो ऐसा लग रहा हो सर पढ़ा सा हो, तो बिल्कुल रिकॉल होना चाहिए। आपको तुरंत यहां पे दिखेगा सर कि इसके अंदर जो मेरा ये वाला पोर्शन है ax प्लस बी, हमने तो देखा था पॉलिनोमियल में कि ये मेरे लीनियर पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो यहां से अगर मैं आपको एक बात कहूं तो आप बताना मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं। मैं आपको यहां से कहना चाह रहा हूं, यानी कि सर एक्चुअली में जो मेरा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है वो होता क्या है सर? तो इसी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को मैं एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। कैसे सर? तो मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं इसको लीनियर पॉलिनोमियल बराबर जीरो के फॉर्मेट से। क्या मैंने लिखा समझ में आया सर? यहां पे जो चीज मैंने ऑब्जर्व की उसके हिसाब से जब मैंने सोचा, जो मैंने पढ़ा हुआ था उसको मैंने अप्लाई किया, तो मैंने देखा कि मैं इसी बात को, इसी स्टैंडर्ड फॉर्म को ऐसा भी लिख सकता था। यानी एक्चुअली में किसी लीनियर पॉलिनोमियल को आप जीरो से इक्वेट कर दो, किसी लीनियर पॉलिनोमियल को आप जीरो से इक्वेट कर दो, तो ये जो मैथमेटिकल फॉर्म आता है सर, ये भी मेरे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को ही रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि क्लियरली दिख रहा है सर कि हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसके अंदर मुझे ये लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहा है बराबर जीरो। तो मैं बिल्कुल कह सकता हूं, यानी कि अगर कोई मुझे ये बोल दे और एग्जाम में एक नंबर में आ जाए, कंपटीशन में एक नंबर में आ जाए कि व्हाट विल लीनियर पॉलिनोमियल बराबर जीरो रिप्रेजेंट, तो मैं तुरंत जवाब दे सकता हूं सर लीनियर पॉलिनोमियल बराबर जीरो का जो मैथमेटिकल फॉर्मेट आएगा वो मेरे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगेन नोट डाउन करो। कर लिया? अब देखो यहां पे, अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पे आ जाते हैं, क्योंकि सर ये तो हमने एक तरीके से साथ साथ वन वेरिएबल टू वेरिएबल देखकर चल रहे हैं, ताकि हमारे दिमाग में कभी भी वन वेरिएबल और टू वेरिएबल को देखकर कंफ्यूजन ना रहे। हमारा टारगेट सिलेबस क्या है सर? तो एक्चुअली में हमारा मेन फोकस टू वेरिएबल पे रहने वाला है, जिसको हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो यहां पे, अब किसकी बात कर लेते हैं सर? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात कर लेते हैं। अब जो कहानी मैंने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के लिए कही, वही कहानी यहां टू वेरिएबल में भी चलेगी। क्या कहानी सर? कि अगेन कोई आपसे पूछे क्या कोई स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या कोई तरीका है जिसकी मदद से आप दुनिया के किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो आप फटाफट जवाब दोगे हां तरीका है। क्या तरीका है उसको यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपके सामने मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूं सर, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो,
तो सर ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म दुनिया के किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर देगा। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? दिख रहा है सर, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन होने की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या दो वेरिएबल वाला है सर? क्लियरली दिख रहा है मेरे इक्वेशन के अंदर दो टाइप के वेरिएबल इस्तेमाल किए गए हैं। यानी कि सर ये जो आपने फॉर्मेट लिखा है, ये मेरे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनने की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। और मैं यहां पे आपको कह सकता हूं कि आप मुझे दुनिया का कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लाकर दे दो, मैं उसको इसकी मदद से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। किसकी मदद से सर? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब कई बार आपको यह स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा भी दिखेगा और कई बुक्स में या कई जगह ऐसा भी दिखेगा, ax प्लस बी वाई बराबर सी। अब दोनों को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चिड़िया का नाम है। क्यों? बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। आप भी अपने दिमाग में सोच सकते थे। कैसे सोच सकते थे सर? अगर मैं इस सी को यहां से इस तरफ ले आऊंगा सर, तो प्लस सी इधर आके माइनस सी बन जाएगा, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास कुछ इस तरह का फॉर्मेट आ जाएगा सर। या फिर मैं आपको कह दूं, आप इस वाले फॉर्मेट में सी को उस तरफ भेज दोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास इस वाला फॉर्मेट आ जाएगा। साइन पे ध्यान मत देना, क्योंकि ए बी सी अननोन क्वांटिटी है। मैं साइन को अननोन की वैल्यू से बैलेंस कर सकता हूं। साइन पे ध्यान मत दो, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, दोनों एक ही चीज है। आप अपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म को ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख के चल सकते हो। दोनों एक ही चीज है, फर्क नहीं है। बस क्या किया गया है, एक कांस्टेंट टर्म को इज इक्वल टू के इधर उधर भेजा गया है, जिससे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यहां से सी को मैं उधर फेंक दूंगा, अपने कांस्टेंट टर्म को उधर फेंक दूंगा सर, तो ये निकल कर आ जाएगा। या फिर यहां से अगर मैं अपने कांस्टेंट टर्म को इस तरफ लेकर आ जाऊंगा तो ये बन जाएगा। तो कुल मिला के सर दोनों एक ही चिड़िया का नाम है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो इसको नोट कर लो। अब अगेन यहां पे सर ठीक है, आपने बता दिया कि ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है। कंडीशन क्या क्या है सर? कहानी वही है कि आपका ए बी सी क्या रहेगा सर? कोई ना कोई कांस्टेंट रहेगा। आप मुझे ए बी और सी की वैल्यू बदल दोगे तो मैं आपका वहां से दुनिया का कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बना सकता हूं। सीधी सी बात है सर, आप ए बी सी बदलते जाओगे तो आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बदलता जाएगा। सिंपल सा फंडा है सर। तो सर ए बी और सी की क्या कंडीशन है, इन कांस्टेंट की क्या क्या कंडीशन है, जो हमें यहां पे जाननी है। तो सबसे पहली चीज सर कि आपका सी कोई भी दुनिया का रियल नंबर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है सर। आपका जो कांस्टेंट टर्म होगा सर, वो दुनिया का कोई भी रियल नंबर हो सकता है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन ए और बी पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है जो आपको ध्यान में रखनी है। क्या रिस्ट्रिक्शन है सर? ए और बी भी दुनिया के कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। ए और बी भी दुनिया के कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली जीरो नहीं होने चाहिए, एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए। जो यहां पे आपको ध्यान में रखना है, बहुत छोटा सा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या मैंने कह दिया, ध्यान से समझना। मैंने आपको कहा सर कि ये जो हमने अपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है, उसके अंदर ए बी सी की क्या कंडीशन होनी चाहिए सर? क्योंकि एक नंबर में ये छोटे छोटे सवाल आपको एग्जाम में या फिर कंपटीशन में पूछे जा सकते हैं। तो कुल मिला के सर ए और बी एक साथ जीरो नहीं होना चाहिए। इसका आखिर मतलब क्या है? इसका मतलब यह है सर कि हो सकता है कोई सिचुएशन ऐसी बने जहां पे आपका ए जीरो होने लगे, तो जिस समय ए जीरो हो रहा हो उस समय बी जीरो नहीं होना चाहिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। यानी जिस समय अगर आपको किसी सिचुएशन में ऐसा दिख रहा है कि मेरा ए जीरो बन रहा है, उस समय बी जीरो ना हो, यह आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से कोई ऐसी सिचुएशन बन रही है जहां पे आपका बी जीरो हो जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपका ए जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम लिखते इसी तरीके हैं सर। कैसे लिखते हैं कि मेरा ए बी और सी के बारे में क्या है सर? सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। लेकिन ए और बी के बारे में हम बोलते हैं कि ए और बी भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बस जीरो नहीं होना चाहिए। ए और बी भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बस जीरो नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पे हमें यह ध्यान में रखना है, जीरो नहीं होना चाहिए, इस बात को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं? तो लिखेंगे हम जरूर ऐसे, ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन यहां पे हमें ध्यान में रखना है यह बात कि ए और बी दोनों एक साथ कभी भी जीरो नहीं होने चाहिए। तो ये एक साथ वाली बात हमें ध्यान में रखनी है। तो लिखेंगे ऐसे जरूर, लेकिन ये बात ध्यान में रखेंगे सर कि ये दोनों एक साथ कभी भी जीरो नहीं होने चाहिए। इतना समझ में आया? अब देखो, तो सर दोनों एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए, क्या कोई तरीका है जिसकी मदद से हम इस बात को मैथमेटिकली बता पाए? मेरा सवाल समझ में आया? मैं आपसे कह रहा हूं सर कि ठीक है, आपने कहा कि ए और बी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, जीरो नहीं होने चाहिए। इस तरीके से नहीं होने चाहिए कि दोनों एक साथ जीरो ना हो जाए।
तो सर ये फंडा है, तो क्या इसी बात को मैं एक मैथमेटिकल फॉर्म की मदद से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? तो बिल्कुल कर सकता हूं सर। अब मैथमेटिकल फॉर्म कहां से आया उसकी ज्यादा डिटेल्ड मैथ्स में आपको नहीं जाना, अभी फिलहाल आप बस मैथमेटिकल फॉर्म याद में रखना, क्योंकि यह मैथमेटिकल फॉर्म डायरेक्टली हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दे। क्या मैथमेटिकल फॉर्म है सर? तो मेरा मैथमेटिकल फॉर्म इसके हिसाब से, इस बोली गई बात के हिसाब से हो जाता है सर कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। तो अगर मेरे सामने कोई ये लिख के दे रहा है सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, तो इस बात से मैं भी मैं यहां पे जा सकता हूं। ये वाली बात यही बता रहा है कि a और b एक साथ 0 कभी नहीं होने चाहिए, यानी कि ये जो मैं आपको बात बोल रहा हूं कि a और b एक साथ 0 नहीं होने चाहिए, उसको आप इस तरीके से मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसी वजह से आप देखोगे कि कभी भी आपको बुक्स में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करेगा तो आपको वो कहेगा कि आपका स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरीके से होगा, यानी दुनिया का कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा आप उसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हो, जहां पे ए बी सी रियल नंबर्स होंगे। लेकिन क्या ध्यान में रखना है, ए और बी एक साथ कभी 0 नहीं होने चाहिए। तो यह बात जरूर है कि वो लिखेगा a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, लेकिन उसके बाद वो बगल में ये वाली बात भी लिखेगा, यानी एक साथ 0 नहीं होने चाहिए, उसको हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 करके लिख सकते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूं, कहां से आया उसके पीछे की थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स है, वहां पे हम नहीं जाएंगे, फिलहाल बस अपने इस रिजल्ट को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि हो सकता है आपके कॉम्पिटिशन में या आपके एक नंबर में ही बोर्ड एग्जाम में बोल दे कि what is the essential condition between the constants a, b and c that must be satisfied for it to be called a linear equation in two variable। तो आप फटाक से जवाब दोगे कि a, b and c can be real numbers but a and b cannot be 0 simultaneously, यानी इसका मैथमेटिकल फॉर्म ये निकल कर आता है। तो बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, आपको हो सकता है एक ऑप्शन मिले जहां पे सिर्फ आपको a नॉट इक्वल टू 0 दिखे, बिल्कुल ध्यान से मेरे सवाल को सुनना। हो सकता है एक ऑप्शन मिले जहां पे आपको a नॉट इक्वल टू 0 बस ये लिखा हुआ दिखे, हो सकता है आपको दूसरा ऑप्शन दिखे जहां पे आपको सिर्फ b नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ दिखे, हो सकता है कोई तीसरा ऑप्शन आपको दिखे जहां पे a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ दिखे, लेकिन हो सकता है एक और चौथा ऑप्शन आपको दिखे जहां पे आपको a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0 और इसके साथ साथ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 दिखे। तो कौन सा टिक करोगे सर? आप लास्ट वाला टिक करोगे जिसमें ये वाला और ये वाला एक साथ दिया है, क्योंकि ये जो मैं आपको बार बार बात बोल रहा हूं ना कि a और b भी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, बस एक साथ कभी भी 0 नहीं होने चाहिए, उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0। बात सही है, लेकिन यहां पे ये भी आपको ध्यान में रखना है एक साथ 0 ना हो, तो उसको बताने के लिए इस वाले एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, और यही बात यहां पे लिखी हुई है, कुछ अलग नहीं लिखा हुआ है। इतना क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आया? तो मुझे नहीं लगता है कि यहां के बाद आपको यह क्लियर नहीं होगा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है या फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है, जिसको हमें डिटेल में समझना है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और अपने कंसेप्ट को और पक्का कर लेते हैं। सर क्लियर है? अब देखो यहां पे कुछ एग्जांपल्स। अब अगर मान लो मैं अपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे फोकस करूं, जो कि एक्चुअली में मेरे क्लास 10th के सिलेबस का पार्ट है, तो वहां पे मुझे आपके सामने मैंने कुछ एग्जांपल लिखे। क्या क्या एग्जांपल है सर? अब मान लो सबसे पहला ये वाला इक्वेशन दिखो। अब ये वाला इक्वेशन क्लियरली देख के मुझे पता लग रहा है सर कि ये मेरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। क्लियरली दिख रहा है सर कि इसको मैं अपने इस वाले स्टैंडर्ड फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, जहां पे मेरी ए, बी और सी की जितनी भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए वो सेटिस्फाई होता हुआ दिख रहा है। सर ये बात इंपॉर्टेंट है, ए बी सी की जितनी कंडीशन हमने पढ़ी थी सर जो सेटिस्फाई होनी चाहिए वो सेटिस्फाई होती हुई दिख रही है। मुझे दिख रहा है ए नॉट इक्वल टू 0, मुझे दिख रहा है b नॉट इक्वल टू 0, मुझे यह भी दिख रहा है कि a का स्क्वायर करूंगा b का स्क्वायर करूंगा दोनों को ऐड करूंगा तो भी 0 नहीं होगा, यह भी मुझे दिख रहा है यहां पे। अगेन मान लो मैं इस वाले एग्जांपल की बात करूं, यहां पे भी वही कहानी कि यहां पे मुझे अभी फिलहाल लग रहा है सर कि ये 5x प्लस 3y बराबर 5, क्या ये मेरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो मैंने आपको सिखाया था कि आपका ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आप इसको सर ax प्लस बी वाई बराबर सी की तरह भी लिख सकते हो। तो कभी भी ऐसा कुछ देख के कंफ्यूज मत होना कि ऑब्वियस ही बात है मैं चाहूं सर तो इसको इस फॉर्मेट से सोच सकता हूं, या फिर मैं अगर चाहता तो इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूं। कैसा चेंज कर दूं सर? इस 5 को इधर ले आऊं तो 5x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0। अब तो जाके ये बदल गया ना सर स्टैंडर्ड फॉर्म में, अब तो कंपेयर किया जा सकता है, तो आप दोनों तरीके से सोच सकते हो। अगेन यहां पे भी दिख रहा है सर
कि ये मेरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, क्योंकि मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकता हूं जहां पे ए, बी और सी की जितनी कंडीशंस होती है वो मुझे सेटिस्फाई होती हुई भी दिख रही है। यहां पे भी सर वही कहानी हो रही है, अगेन यहां पे भी वही कहानी हो रही है सर, यहां पे भी वही कहानी हो रही है सर, यहां पे भी वही कहानी हो रही है सर, यहां पे भी वही कहानी हो रही है, हर जगह यही कहानी हो रही है सर। और हर जगह वेरिएबल दो हैं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, दो टाइप के वेरिएबल हर जगह है सर, ये भी मुझे दिख रहा है। यहां पे दो टाइप के वेरिएबल क्या क्या है सर, एक्स और वाई है। यहां पे दो टाइप के वेरिएबल क्या क्या है सर, एक्स और वाई है। यहां पे दो टाइप के वेरिएबल क्या क्या है सर, एक्स और वाई है। यहां पे दो टाइप के वेरिएबल क्या क्या है सर, वाई और जेड है। वेरिएबल बदल सकते हैं, कंसेप्ट क्या है, दो टाइप के वेरिएबल होने चाहिए। यहां पे दो टाइप के वेरिएबल क्या है सर, जेड और वाई है। यहां पे दो टाइप के वेरिएबल क्या है सर, एक्स और जेड है। यहां पे दो टाइप के वेरिएबल क्या है सर, एक्स और जेड है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल तोते की तरह रट लिया ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, कि अब आपको लग रहा है कि अच्छा ये वाला एग्जांपल और ये वाला एग्जांपल देख रहा हूं सर, तो यहां तो एक्स और जेड है, यहां तो मुझे कहीं एक्स और जेड दिख ही नहीं रहा। इस वाले में जेड और वाई है, यहां तो कहीं जेड वाई नहीं दिख रहा। इसका फॉर्मेट समझो, फॉर्मेट ये कहना चाह रहा है कि दो टाइप के ही वेरिएबल होना चाहिए। तो नॉर्मली हम अपने दो टाइप के वेरिएबल क्या यूज करते हैं, एक्स और वाई यूज करते हैं, इसी वजह से एक्स वाई लिखा है। ऐसा नहीं है कि वेरिएबल कोई दूसरा नहीं हो सकता है, हो सकता है आप इसी फॉर्मेट को चाहते, हो सकता है आप इसी फॉर्मेट को चाहते तो ऐसा लिख लेते। कैसा लिख लेते सर, आप कुछ ऐसा लिख लो, ए वाई प्लस बी जेड उसके बाद प्लस सी बराबर 0। क्या ऐसा नहीं लिख सकते, क्या ये मेरे लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म को नहीं रिप्रेजेंट करेगा? बिल्कुल रिप्रेजेंट करेगा सर। आप मेरे ए, बी और सी की वैल्यू बदल बदल कर दो, मैं आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बदल बदल कर दे दूंगा सर। तो इस चीज को भी मैंने आपको पॉलिनोमियल में समझाया था, यहां दोबारा से समझा रहा हूं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आपको एक्स वाई दिख रहा है तो ये रट नहीं लेना है कि एक्स वाई रहेगा तभी ऐसा कुछ होगा। कंसेप्ट याद रखना है, कंसेप्ट ये कहता है दो वेरिएबल वाला है तो दो वेरिएबल दिखना चाहिए। इसके अंदर दो वेरिएबल एक्स और वाई दिख रहा है तो कोई भी दो वेरिएबल हो सकता है। तो यहां पे दो वेरिएबल वाई और जेड है, यहां पे दो वेरिएबल एक्स और जेड है। उस हिसाब से भी हम अपना स्टैंडर्ड फॉर्म चाहे तो चेंज कर सकते हैं। तो एग्जामिनेशन आपके साथ ट्रिक खेल सकता है, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आपको कंपटीशन में क्या करेगा, वो ये लिख के दे देगा और आपसे एक ऑप्शन में ये डाल देगा और पूछ देगा फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो क्या आप इसको छोड़ के आ जाओगे? क्या आप इसको टिक नहीं करोगे? आपको कंसेप्ट पता है तो वहां से आपको पता है सर इस फॉर्मेट के अंदर दो टाइप का वेरिएबल होना चाहिए। वो वेरिएबल क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, दो टाइप का वेरिएबल होना चाहिए। और मुझे यहां पे अपना दो टाइप का वेरिएबल वाई और जेड दिख रहा है। मान लो इसी चीज को मैं एक्स और जेड वेरिएबल के टर्म में लिखना चाहता तो कैसे लिख देता? मैं कुछ ऐसा लिख देता सर, यहां पे मैं लिख देता ए एक्स प्लस बी जेड प्लस सी बराबर 0, ऐसा भी लिख सकता था सर। क्या ये मेरे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म को रिप्रेजेंट नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा सर, और कर भी रहा है। नोट डाउन कर लो। यहां पे किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो मुझे नहीं लगता है अब आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कोई भी रत्ती भर का भी डाउट रहा होगा। हर कुछ क्लियर करके चल रहे हैं, यानी कि बहुत ही अच्छे से अपने चैप्टर के नाम में हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को तो समझ लिया सर। मतलब इसमें तो अब कोई डाउट नहीं रह गया सर, इतना कंफर्म है। अब देखो यहां पे, अब यहां पे हम आगे बात करते हैं। आगे क्या बात करेंगे सर? अब बात को अगेन समझना कि यहां पे आपके सामने मैंने एक सवाल दिया है। सवाल क्या है सर कि आपके सामने मैंने लिखा है एक एक्सप्रेशन 3x बराबर 5, ये आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा है। अब क्लियरली दिख रहा है सर ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। सभी देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो सर? ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। कैसे समझ पा रहा हूं सर? ध्यान से मेरी बात को सुनना। कैसे समझ पा रहा हूं सर? अगर मैं इसको चाहूं तो 3x माइनस 5 बराबर 0 लिख सकता हूं। मैंने इस 5 को इस तरफ भेज दिया तो प्लस 5 इस तरफ आके माइनस 5 बन गया। अब ये जो मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आया है, ये इसको मैं क्या कर सकता हूं सर? अपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर सकता हूं, जो कि होता है ax प्लस बी बराबर 0। क्या ये इससे कंपेयर नहीं हो पा रहा? बिल्कुल कंपेयर हो पा रहा है सर। तो दिख भी रहा है मुझे, और मैं अपने नॉर्मली कंसेप्ट भी सोच सकता हूं कि ये मेरा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अब यहां पे सवाल मैंने आपको क्या दिया है, क्या आप इसको दो वेरिएबल के टर्म में या इसको तीन वेरिएबल के टर्म में ले जा सकते हो? तो बिल्कुल ले जा सकता हूं सर। कैसे ले जाऊंगा? तो याद करो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया था एक पॉलिनोमियल में।
कि कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे हमें एग्जैक्टली वो वेरिएबल नहीं दिखता, लेकिन उस वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। क्या मैंने आपको कहा, हमने पॉलिनोमियल में क्लियरली सीखा था कि कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जहां पे हमें एग्जैक्टली वो वेरिएबल नहीं दिखता, लेकिन वो वेरिएबल वहां पे लाया जा सकता है। कैसे लाया जा सकता है, तो मैंने आपको सिखाया था, आप उस टर्म का कोफिशिएंट जीरो कर दो, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है वेरिएबल कुछ भी रहे, अगर कोफिशिएंट जीरो है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहां पे मेरा सवाल था, क्या आप इस एक वेरिएबल वाले को दो वेरिएबल वाले में या तीन वेरिएबल वाले में कन्वर्ट कर सकते हो? तो आप तुरंत जवाब दोगे, सर बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? आपको कुछ नहीं करना, आपको उस टर्म को उस वेरिएबल के साथ जीरो कोफिशिएंट में करके लिख देना है। यानी जो कंसेप्ट पॉलिनोमियल में सीखा था उसको यहीं पे अप्लाई कर सकता हूं। मान लो मैं इसको दो वेरिएबल x और y के टर्म में ले जाना चाहता हूं, ये मेरा टारगेट है। तो सर पहले से x तो दिख रहा है, y कैसे लाऊं? कोई दिक्कत नहीं है सर, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, 3x माइनस 5 है सर पहले से। अब यहां पे मैं क्या करता हूं सर, प्लस 0y कर देता हूं। कोई फर्क पड़ेगा क्या इस पे? प्लस 0y या फिर माइनस 0y करने से कोई फर्क पड़ेगा सर? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब ये वाली चीज क्या हो गई, मेरे x और y दोनों के टर्म में आ गई सर। मान लो आपको x y z तीनों चाहिए थे, कोई दिक्कत नहीं है सर, वो भी ला सकता हूं। यहां पे मान लो मैं 3x माइनस 5 था, अब यहां पे मैं कर देता हूं प्लस 0y प्लस 0z बराबर 0। तो क्या ओवरऑल रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यह चीज करना मुझे बहुत अच्छे से आता है कि अगर मेरी जरूरत है कि मुझे ज्यादा वेरिएबल्स लाने हैं तो मैं इस तरीके से ला सकता हूं। तो आपके कॉम्पिटिशन्स में ऐसे छोटे सवाल हो सकता है पूछे जाए, तो वो मैंने आपको कंसेप्ट यहां पे समझा दिया। यहां तक कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम चूंकि यहां पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं सर, अब फाइनली अपने पूरे चैप्टर का नाम यहां पे अच्छे से समझ लेंगे। क्या है सर? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो कब कहेंगे कि हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है? कब कहेंगे हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है? कब कहेंगे हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है? तो तीनों के एक ही नाम है। कोई आपको कहे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, कोई आपको कहे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, कोई आपको कहे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, कोई आपको कहे सर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबका एक ही मतलब है। तो कब कहेंगे सर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? तो ध्यान से सुनना। तो सर वर्ड आ रहा है पेयर। तो पेयर कब होता है? जब दो चीजें होती है। तो यहां से एक आइडिया लगा सर कि दो इक्वेशंस की जरूर बात की गई होगी। तो अब ध्यान से समझना कि कंसेप्ट क्या कहता है। कंसेप्ट ये कहता है सर कि अगर मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, कितने सर? एक नहीं, दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, और वो इस तरीके से है कि दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में यूज होने वाला वेरिएबल सेम सेम है। ऐसा नहीं है कि वेरिएबल अलग अलग है, दोनों ही जो मेरे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैं, दोनों में यूज होने वाले वेरिएबल सेम सेम है। तो कभी भी अगर हम इस टाइप के दो इक्वेशन का एनालिसिस करते हैं, कभी भी अगर हम इस टाइप के दो इक्वेशन के बारे में एक साथ सोचते हैं सर, उनको एक साथ एनालाइज करते हैं, तो वहां पे हम कह देते हैं कि ये मेरे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये मेरे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये मेरे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। तो यहां पे जितनी बातें मैंने कही, अगर उसको आराम से ब्रेक डाउन करके बोलूं तो मैं क्या कहूंगा सर? सबसे पहले ये जो आपके सामने कंडीशन है वो फुलफिल होने के लिए आपके पास दो इक्वेशंस होने चाहिए। कितने सर? दो इक्वेशंस। दो इक्वेशंस कैसे होने चाहिए सर? तो दोनों के दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो, एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो, ऐसा नहीं होगा सर। दोनों के दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होने चाहिए। और एक और चीज का ध्यान रखना है सर, क्या? कि वो दोनों के दोनों इक्वेशन में यूज होने वाला वेरिएबल सेम सेम होना चाहिए। यानी कि अगर आपने अपने पहले वाले इक्वेशन में एक्स वाई को वेरिएबल की तरह इस्तेमाल किया है, तो दूसरे वाले में भी इस्तेमाल होने वाला वेरिएबल अगर एक्स वाई ही होगा, तब जाके उसका हम एनालिसिस करेंगे, तब कहेंगे कि सर हमारा ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। यानी कि अगर दूसरे वाली इक्वेशन में आपने ये देखा सर वेरिएबल कुछ और है, तब मैं उसको पेयर नहीं कह सकता, मैं उसको साइमल्टेनियस नहीं कह सकता सर, मैं उसको यहां पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं कह सकता। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर हो गया? यानी यहां पे कुछ एग्जांपल्स की मदद से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर मान लो अपना पहला वाला एग्जांपल लूं मैं, तो क्लियरली दिख रहा है सर कि क्या मैं इसको यहां पे
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, या फिर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, या फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कह सकता हूं, तो कैसे जज करेंगे सर? तो यहां पे मेरे पास दो इक्वेशन है, दिख रहा है सर, दोनों के दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये भी दिख रहा है सर। अब देखो दोनों के दोनों इक्वेशन में यूज होने वाला वेरिएबल क्या क्या है। तो अगर मैं अपने पहले वाले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करूं तो यहां पे सर मेरा यूज होने वाला वेरिएबल है एक्स और वाई, और यहीं पे सर अगर मैं अपने दूसरे वाले इक्वेशन की बात करूं तो यहां पे भी यूज होने वाला वेरिएबल क्या है सर? एक्स और वाई ही है। तो चूंकि हम यहां पे देख पा रहे हैं कि मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं, दोनों में यूज होने वाला वेरिएबल भी सर सेम है, तो ऐसे ही इक्वेशंस का अगर मैं एनालिसिस करता हूं, ऐसे ही अपने दो इक्वेशंस के बारे में अगर मैं सोचता हूं, तो मैं कह सकता हूं कि वो मेरा पेयर बना रहा है, वो मेरे साइमल्टेनियस इक्वेशंस बना रहे हैं, वो मेरा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बना रहे हैं सर। ये क्लियर हुआ? वही फंडा यहां पे अप्लाई करो सर। अब अगेन यहां पे अगर हम बात करें तो क्या दिख रहा है सर? अगेन दो इक्वेशन है मेरे पास, दोनों के दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, दिख रहा है सर। और यहां पे सर दोनों इक्वेशन में यूज होने वाला वेरिएबल भी सेम है, यानी यहां पे भी एक्स और वाई का इस्तेमाल किया गया था, यहां पे भी एक्स और वाई का इस्तेमाल किया गया है सर। तो अगेन यहां पे मैं कह सकता हूं कि ये मेरा पेयर बना रहे हैं, ये मेरे साइमल्टेनियस इक्वेशन बना रहे हैं, ये मेरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन बना रहे हैं। अगेन वही कहानी यहां पे दोहराओ सर। अगेन क्या दिख रहा है? दोनों के दोनों इक्वेशन मेरे कैसे हैं सर? तो दोनों के दोनों मेरे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं सर। दोनों में यूज होने वाला वेरिएबल क्या है सर? तो यहां पे दिख रहा है कि यहां पे यूज होने वाले मेरे दो वेरिएबल u और v हैं, और मुझे दूसरे वाले में भी दिख रहा है सर कि मेरे यूज होने वाले वेरिएबल u और v हैं। तो अगेन मैं यहां पे कह सकता हूं कि ये मेरा पेयर बिल्कुल फॉर्म कर रहे हैं, ये मेरे साइमल्टेनियस इक्वेशंस बिल्कुल कहला सकते हैं, मैं इसको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बिल्कुल मान सकता हूं सर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लो यहीं पे मैं आपको कह देता कि मैं एक ये वाला उठा रहा हूं और मैं एक ये वाला उठा रहा हूं, बिल्कुल सवाल को ध्यान से समझना। मैं यहीं पे अगर आपको कह देता कि एक इक्वेशन मैंने ये वाला उठाया और दूसरा ये वाला उठाया, क्या ये दोनों मिलके मेरे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बना रहे हैं? क्या ये दोनों मिलके मेरे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बना रहे हैं? क्या ये दोनों मिलके मेरे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बना रहे हैं? तो क्लियरली दिख रहा है सर कि दोनों के दोनों मेरी इक्वेशन है, बिल्कुल है, दोनों के दोनों मेरे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, बिल्कुल है, लेकिन यहां पे जो वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया है वो x और y है, जबकि यहां पे जो वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया है ये u और v है। तो क्या दिख रहा है सर? वेरिएबल सेम नहीं है, तो मैं तुरंत कह दूंगा सर ये मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इनको मैं पेयर की तरह ट्रीट नहीं कर सकता। ये क्लियर हुआ? इसी तरीके से मान लो एक और दूसरा एग्जांपल आपको लेता हूं। एक मैंने आपके सामने लिखा x प्लस वाई बराबर 10, एक मैंने आपके सामने लिखा x प्लस जेड बराबर 20, ठीक है। अब मैं अगेन पूछ रहा हूं क्या मैं इसको पेयर कह सकता हूं? तो क्या दिख रहा है सर? वही कहानी, दोनों के दोनों मेरे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यहां इस्तेमाल होने वाला वेरिएबल क्या है सर? तो यहां इस्तेमाल होने वाला मेरा वेरिएबल है x और y। यहां इस्तेमाल होने वाला वेरिएबल क्या है सर? तो यहां इस्तेमाल होने वाला मेरा वेरिएबल है x और z। तो यहां पे कुछ इंटरेस्टिंग हुआ सर। क्या इंटरेस्टिंग हुआ? कि एक वेरिएबल तो मैच हुआ, दूसरा वेरिएबल मैच नहीं हुआ सर। तो अगर एक भी वेरिएबल मैच नहीं होगा तुरंत कह देंगे ये मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि सर दोनों के दोनों वेरिएबल दोनों के दोनों इक्वेशन में सेम होने चाहिए। एक भी गड़बड़ाया तो मैं उसको पेयर नहीं बना सकता, मैं उसको सर साइमल्टेनियस इक्वेशंस नहीं कह सकता। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ध्यान में रखना। क्लियर हो गया? यानी कि ये जो कंसेप्ट हमने समझा सर, अगर मैं उसको जनरलाइज कर दूं और जनरलाइज करने के बाद आपको कहूं स्टैंडर्ड फॉर्म में मुझे ये कहानी बताओ, तो कैसे बताओगे? मेरे पास कुल मिला के सर दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होने चाहिए। मेरे पास सर कुल मिला के दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होने चाहिए। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म आप बहुत अच्छे से जानते हो सर, क्या होता है? तो हम जानते हैं उसको हम ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, या तो इस तरीके से, या कभी कभी ax प्लस बी वाई बराबर सी के तरीके से भी लिख सकता हूं सर। तो फिलहाल मान लो अगर मैं ऊपर वाला कंडीशन कंसीडर कर रहा हूं तो वहां से मुझे पता है सर कि मेरे पास जो दो इक्वेशंस आएंगे, मेरे पास जो दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आएंगे सर, वो इसी फॉर्मेट पे रहने चाहिए। और ये दोनों में मुझे ये फॉर्मेट दिख भी रही है। अब ऑब्वियस सी बात है सर, मैंने क्या किया, अपने ये कांस्टेंट को तो मैं सेम नहीं रख सकता, क्योंकि याद करो मैंने आपको सिखाया था जब अगर आप एक कांस्टेंट का इस्तेमाल एक चीज के लिए कर देते हो तो सेम चीज का इस्तेमाल दूसरे चीज के लिए नहीं कर सकते, कुछ अलग रखना पड़ेगा। इसी वजह से यहां पे क्या किया है उसने, यहां पे सिंपली उसने
इस वाले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म में ए बी सी ना लिखते हुए a1 b1 c1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकता है सर, वो कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके से उसने दूसरे वाले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या किया सर, अगेन a2 b2 c2 लिख दिया, ये भी कुछ भी हो सकता है सर, तो उसने अलग अलग कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है सर, कर सकता है। लेकिन उसने एक चीज का ध्यान रखा कि मैं जो वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहा हूं वो सेम होना चाहिए। तो यहां पे भी x और y इस्तेमाल हो रहा था, तो यहां भी x और y इस्तेमाल हुआ। मान लो यहां yz इस्तेमाल होता, मान लो यहां yz इस्तेमाल होता, तो यहां पे भी yz इस्तेमाल करना पड़ता। मान लो यहां xz इस्तेमाल करते, तो यहां पे भी xz ही इस्तेमाल करते। जहां पे आपको क्या कहा जा रहा है, जो कंडीशन आपने अलग अलग सीखी थी उसको एक साथ लगा दो। तो यहां पे एक साथ लगाऊंगा तो मैं कह सकता हूं सर कि मेरा a1 b1 c1 a2 b2 c2 कैसे कांस्टेंट होते हैं सर, तो हमने सीखा था ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है जहां पे एक और स्पेशल कंडीशन होती है, क्या सर। तो अगर मैं ऊपर वाले की बात करूं तो a1 और b1 एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए। तो अगर कोई दो चीजें एक साथ जीरो नहीं होनी चाहिए, उसको हमने क्या लिखने का तरीका सीखा था सर, तो हमने सीखा था a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा फॉर्मेट सीखा था। बस वही वाली चीज आपको लिखी दिख रही है। इसी तरीके से सर दूसरे वाले में यही कंसेप्ट अप्लाई करूंगा तो क्या दिख रहा है मेरा, a2 और b2 एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए। कैसे अप्लाई करेंगे सर, तो a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो, अगेन आपको यहां पे लिखा हुआ दिख रहा है। तो जितनी बातें हम सीख कर आ रहे हैं बस वही उसी बातों को यहां एक साथ लिख दिया गया है। तो यहां पे अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कुल मिला के सर अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल वाले हैं, ऐसा ना हो कि एक वेरिएबल वाला है एक दो वेरिएबल वाला है, ऐसा नहीं, दो लीनियर इक्वेशन होने चाहिए, दोनों दो वेरिएबल वाले होने चाहिए, दोनों में इस्तेमाल किए जाने वाला वेरिएबल सेम होना चाहिए। एक भी वेरिएबल अलग होगा तो कहानी बदल जाएगी। दोनों में इस्तेमाल किए जाने वाला वेरिएबल क्या होना चाहिए सर, सेम होने चाहिए। तो कभी भी अगर हम इस टाइप के दो इक्वेशन का एनालिसिस करते हैं, उस पे सोचते हैं, उसके सॉल्यूशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो उस कंडीशन में उनको हम पेयर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। उनको मैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कह सकता हूं, उनको मैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कह सकता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लो। तो यहां पे फाइनली मैं कह सकता हूं कि आपने चैप्टर का टाइटल का मतलब समझ लिया, और एक बार आपने चैप्टर का टाइटल का मतलब समझ लिया ना, अब चैप्टर में जितनी भी चीजें बताऊंगा वो बिल्कुल हलवा हो जाएगी, बिल्कुल आपके लिए इजी हो जाएगी, हर बात आपको बिल्कुल आसानी तरीके से समझ में आएगी। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि कुल मिला के देखो, जब मैं आपको पॉलिनोमियल पढ़ा रहा तो मैंने आपको कहा था कि ये जो चैप्टर है ना ये कई जगह आगे जाके कनेक्ट होगा। जो हमने ग्राफ पढ़ा आगे जाके कई जगह कनेक्ट होगा, और चैप्टर में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इस चीज को आप ऑब्जर्व करोगे। इसी वजह से चीजें लिंक होती है, थोड़ा पेशेंस रखा करो, हर चीज अपने पेस से चलेगी और टाइम पे सिलेबस खत्म होगा, आप निश्चिंत रहना। क्लियर है? तो इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से अब सॉल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे कि अगर मैं अपने लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड सॉल्यूशन वर्ड का इस्तेमाल करता हूं तो इसका क्या मीनिंग बैठता है, इससे मैं क्या समझ सकता हूं, इसको यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। तो आई होप यहां पे जितनी चीजें बताई वो क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। कहीं पे भी लगे कुछ क्लियर नहीं हुआ, कोई डाउट रह गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेक्चर को उस पॉइंट पे फिर से देखें, क्लियर नहीं होता कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। थैंक यू।